Hello learners, welcome to my channel all about education. Today we are going to take a topic which is being asked in all the competitive exams and is a very important topic which is related to actually school education, but it was taught a lot in the education field and learnt a lot, and even the examinations covered this topic. So let us move on to our topic of discussion today, which is CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत व व्यापक मूल्यांकन। इससे पहले हम आगे बढ़ें तो लर्नर्स मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के और एजुकेशनल कोर्सेज के लेवल के टॉपिक्स उठाती रहूँ, समझाती रहूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिले। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू CCE। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, इसकी शुरुआत अगर हम कहें, इसका चयन जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया है, उसने 2009 में इसकी शुरुआत करी थी। इस प्रक्रिया की, ये एक प्रक्रिया थी जिससे जांच की जा सकती थी, मूल्यांकन किया जा सकता था, जिसका नाम उन्होंने रखा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत, कंटिन्यूअस माने सतत, लगातार चलने वाली, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, मतलब कई सारे फील्ड्स को, कई एरियाज को, कई क्षेत्रों को इंक्लूड करते हुए, साथ में लेते हुए मूल्यांकन करना। तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन की बात करी है, संरचनात्मक व योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, उसी के अंतर्गत इससे मिलता जुलता टॉपिक है और बहुत सारी चीजें इसमें फॉर्मेटिव वाली यानी कि संरचनात्मक वाली आती हैं। तो आप उस वीडियो को भी चेक इन कर सकते हैं। और इस CCE पैटर्न को CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इसको प्रस्तावित किया था, इसको लागू किया था, और इस अप्रोच को काफ़ी सराहा भी गया था, और ये उम्मीद की गई थी कि इस प्रोसेस से काफ़ी फायदा होगा, काफ़ी लाभ होगा, और बच्चों पर, छात्रों पर, स्टूडेंट्स पर प्रेशर कम पड़ेगा। CBSE concept note on CCE says that it is a assessment process which assesses the developmental process and it has two objectives, दो उद्देश्यों को लेके चलता है। डेवलपमेंटल प्रोसेस का मतलब है विकासात्मक प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली। तो ये मूल्यांकन, जैसे जैसे हमारा जो पाठ है, जो हम पढ़ा रहे हैं, वो विकास, उसका विकास होता है, वो आगे बढ़ता रहता है, वैसे वैसे हमारा मूल्यांकन भी साथ ही साथ बढ़ता रहता है। तो उसी को उन्होंने CCE का नाम दिया था, और इसके मुख्यतः दो उद्देश्य थे, टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट वॉज कंटिन्यूटी इन इवैल्यूएशन, यानी कि जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं, जो हम जांच कर रहे हैं, जो हम परीक्षण कर रहे हैं, वो लगातार चलनी चाहिए, समय समय पर उसका एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसको बार बार लागू करना चाहिए, उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। अर्थात पढ़ाया फिर मूल्यांकन, पढ़ाया मूल्यांकन, यानी कि जब तक वो सत्र खत्म होता है तो कार्य भी चलता जा रहा है, शिक्षण और अधिगम कार्य भी चलता जा रहा है, और मूल्यांकन भी चलता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं असेसमेंट ऑफ ब्रॉड बेस्ड लर्निंग, यानी कि जो अधिगम चल रहा है कक्षा में, उसको व्यापक तौर पे उसकी जांच हो पाती थी। और दूसरा जो उद्देश्य लेके चला CCE, वो था बिहेवियरल आउटकम्स। इसमें क्या होता है कि जब हम लगातार समय समय पर मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो हमको जो भी अपेक्षा होती है कि छात्रों में व्यवहार परिवर्तन आएगा, उन अपेक्षाओं पे हम जो पढ़ा रहे हैं, जो क्रिया चल रही है, उस पे खरे उतर रहे हैं या नहीं, ये हमें पता चलता रहता है। तो बिहेवियरल आउटकम्स यानी कि अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन पर भी हमारा ध्यान समुचित बना रहता है। अब हम आते हैं कि जो CCE के उद्देश्य CBSE ने बताए, CBSE ने CCE के क्या उद्देश्य हमारे समक्ष रखे, वो थे कि छात्रों में या बच्चों में या बालकों में संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक व भावात्मक कौशलों का विकास करना। कॉग्निटिव, दैट इज विच इज रिलेटेड टू योर हेड,
मस्तिष्क से संबंधित, साइकोमोटर मनोगत्यात्मक, दैट मीन्स रिलेटेड टू योर हैंड स्किल्स, हस्त से, हाथों से संबंधित, एंड अफेक्टिव यानी कि भावात्मक, रिलेटेड टू योर हार्ट यानी कि दिल से, हृदय से आप उस कॉन्सेप्ट को, उस प्रकरण को, उस टॉपिक को कितना पढ़ने में चाह रखते हैं, कितनी आपके अंदर जिज्ञासा है, वो सब हमें मूल्यांकन द्वारा पता चल जाती है कि आपका संज्ञानात्मक विकास हुआ कि नहीं हुआ, आप उस टॉपिक से, उस पठन पाठन सामग्री से जुड़े कि नहीं जुड़े, मन से यानी कि आपको रुचि रही नहीं रही, आपके अंदर जिज्ञासा के भाव उत्पन्न किए नहीं किए, और क्या आपके अंदर वो संपूर्ण कौशल विकसित हुए, वो हम कैसे जानेंगे? हम सीसीई द्वारा यानी कि सतत व व्यापक मूल्यांकन के द्वारा हम जा पाएंगे। दूसरा उद्देश्य जो सीबीएसई कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, ये सीसीई का मेन कार्य होता है। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही बात है, वास्तविक बात है कि हम जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे और साथ साथ मूल्यांकन भी करते जाएंगे तो हम अपनी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको जरूर बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि हमको जो पीछे छूट गया है, जो पीछे चला गया है, उसकी कमियां पता चल जाती हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, वो सब हमें समझ में आ जाते हैं और हम उनको ओवरकम कर लेते हैं, हम उनका निवारण कर लेते हैं, तो हम चीजों को इम्प्रूव कर लेते हैं। और तीसरा जो उद्देश्य सीसीए के लिए सीबीएसई ने कहा है वो है टू मेक प्रोसेस स्टूडेंट सेंट्रिक, यानी कि बाल केंद्रित होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे आप देख रहे होंगे हम पढ़ा रहे हैं किसको? बच्चों को। हम समय समय पर मूल्यांकन कर रहे हैं किसका? बच्चों का। तो कहीं ना कहीं हमारी धुरी पर, हमारे सेंटर पर स्टूडेंट है, छात्र है, छात्राएं हैं। सो द मेन एम ऑफ सीसी वॉज टू इवेलुएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यालय में छात्रों के हर आयाम का, हर जितना भी उसके व्यवहार के जो क्षेत्र हैं, जितना भी उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट है, वो सारी चीजों का मूल्यांकन करना। और जब हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो कई बार विद्यार्थी खुशी खुशी और रुचि से इतना अच्छा अपना परीक्षण दे पाते हैं, इतने अच्छे से मूल्यांकन के समक्ष प्रस्तुत हो पाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि मूल्यांकन हो रहा है। तो इससे क्या होता है? बच्चों पे किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होता। अगर आप बच्चे से कहते हैं कि 20 मार्च से आपके फाइनल एग्जाम है, तो बच्चे के ऊपर प्रेशर जनवरी फरवरी से ही आने लगता है। लेकिन सतत मूल्यांकन में ऐसा नहीं होता। पढ़ाया, मूल्यांकन किया, पढ़ाया, मूल्यांकन किया, उससे बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का जोर नहीं पड़ता है, बच्चे को कोई स्ट्रेस नहीं होता है, तो बच्चा फ्री रहता है और अच्छे से परफॉर्म करता है। इसके अतिरिक्त सीसीई से हम छात्र के, जैसे हमने बताया, ओवरऑल मेजर, यानी कि हम पूर्णतः उसका जांच कर सकते हैं, पूर्ण रूप से जांच कर सकते हैं जो भी उस छात्र में काबिलियत है। और जो हमारा पहले सिस्टम चला आ रहा था, जैसे कि मैंने बताया कि सीबीएसई ये सिस्टम लाया था, लेकिन उससे पहले हमारा सिस्टम क्या था? एग्जाम होते थे, मार्क्स आते थे। थोड़े से बेहतर स्कूलों में यूनिट टेस्ट होते थे, फिर हाफ ईयरली होते थे, फिर 6 मंथली, फिर 9 मंथली होते थे, फिर फाइनल एग्जाम होते थे। तो कुछ इस तरह से पैटर्न चलता था। और कुछ स्कूलों में हाफ ईयरली होते थे और फाइनल होते थे। अब इस अर्धवार्षिक परीक्षा में जो नंबर आए वो रिपोर्ट कार्ड पे चढ़ जाते थे, और वार्षिक परीक्षा में जो नंबर आए वो रिपोर्ट कार्ड पे चढ़ जाते थे। लेकिन उसके बाद जब सीसीई आया, जब ये सतत और व्यापक मूल्यांकन आया, तो इसके आधार पर ग्रेड दिए जाने लगे। अर्थात मैंने एक चैप्टर पढ़ाया या एक इकाई पढ़ाई, उसके बाद मैंने मूल्यांकन लिया, तो मैंने उस सब्जेक्ट में उसको ग्रेड दे दिया। फिर मैंने दूसरी इकाई पढ़ाई, फिर मैंने मूल्यांकन किया, फिर मैंने उसको ग्रेड दे दिया। तो इस तरह से हमने स्कॉलिस्टिक, यानी कि विच इज रिलेटेड टू एकेडमिक्स, यानी कि पढ़ाई से संबंधित, सिलेबस से संबंधित, विषय वस्तु से संबंधित, कंटेंट से संबंधित हमने जो ग्रेडिंग दी उसको हम लोग स्कॉलिस्टिक बोलते हैं। सीबीएसई ने इसको स्कॉलिस्टिक नाम दिया था। और उसके बाद इसको करिकुलर यानी कि पाठ्यक्रम से संबंधित हो गया। और ग्रेडिंग हम लोग को करिकुलर यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं, यानी कि पाठ्य वस्तु चल रही है उसके साथ साथ जो क्रियाएं हो रही हैं, जैसे किसी दिन डिबेट हो गया, किसी दिन भाषण प्रतियोगिता हो गई, किसी दिन कोई चर्चा हो गई, किसी दिन कोई एग्जीबिशन हो गया। तो ये सारी जो गतिविधियां होती हैं, ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं, ये पाठ्य सहगामी है, यानी कि छात्र में पाठ्य वस्तु के साथ साथ उसकी जो क्या कहना चाहिए, पर्सनालिटी जो होती है उसको भी निखारने में मदद करता है। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व निखारने में को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत मदद करती है। और इन दोनों पे ही ग्रेडिंग की जाने लगी सीसीई
पैटर्न के आधार पर। जो पैटर्न ये चलता था उसमें अगर आप सीबीएसई स्कूलों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 फॉर्मेटिव होते थे और 2 समेटिव। अगेन लर्नर्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि फॉर्मेटिव और समेटिव समझने के लिए आप मेरे वीडियो को चेक करें जो फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन पर आधारित है। तो स्कूल क्या करते थे, फॉर्मेटिव यानी कि संरचनात्मक परीक्षाएं 4 लेते थे और 2 योगात्मक। तो पैटर्न कैसे चलता था, पहले एक संरचनात्मक, दूसरा एक संरचनात्मक, फिर एक योगात्मक, फिर तीसरा एक संरचनात्मक, चौथा एक संरचनात्मक, फिर दूसरा योगात्मक। यानी कि पहले 2 जो फॉर्मेटिव होते थे उनको कहते थे FA1 FA2 और उसके बाद योगात्मक होता था SA1, फिर होता था FA3 FA4 और उसके बाद होता था SA2। तो आप एक मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि FA1 FA2 यूनिट 1 यूनिट 2 हो गया, समझ लीजिए, या 2 इकाइयों का एक साथ हो गया। फिर SA1 आपका हाफ ईयरली की तरह होता था, अर्धवार्षिक परीक्षा की तरह, और SA2 आपके वार्षिक परीक्षा की तरह यानी कि फाइनल एग्जाम की तरह हो सकता था। लेकिन इस प्रक्रिया में इतना ज्यादा वर्कलोड टीचरों पे बढ़ गया, इतना ज्यादा कार्य इसके पीछे होने लगा। फिर ग्रेडिंग सिर्फ करिकुलर में ही नहीं, पाठ्यक्रम संबंधित ही नहीं, को करिकुलर पाठ्य से आगामी भी बहुत सारी क्रियाएं करानी पड़ती थी, फिर ग्रेडिंग करनी पड़ती थी और बच्चों के आधार पर उनको बढ़ावा देना पड़ता था, प्रोत्साहन देना पड़ता था। तो यहाँ पे दूसरी तरह का प्रेशर टीचर्स पे भी और बच्चों पर आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यह हुआ कि इसमें कहीं ना कहीं व्यक्तिनिष्ठता यानी कि सब्जेक्टिविटी दिखने लगी। जो बच्चे टीचर्स के फेवरेट हुआ करते थे या जो बच्चों का ज्यादा बोलबाला होता था उनको नंबर अच्छे मिल जाते थे, उनको ग्रेड अच्छे मिल जाते थे। तो इन सब आधारों पे शिकायतें बहुत आने लग गई। तो इन सब आधारों पे 2017 में इस सिस्टम को कैंसिल कर दिया। लर्नर, इट वाज टोटली कैंसल्ड, दिस CCE पैटर्न वाज कैंसल्ड इन 2017। लेकिन ये पैटर्न बहुत अच्छा था, वो बात अलग है कि हम लोग इसको आगे नहीं कैरी फॉरवर्ड कर पाए, हम इसको आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन अगर हम तरीके से चलते और वस्तुनिष्ठ होते, ऑब्जेक्टिविटी से चलते, तो शायद ये सक्सेसफुल भी हो जाता, सफल हो जाता। तो आइए जानते हैं डिटेल में कि CCE के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत ही ज्यादा सफल बनाना, प्रभावशाली बनाना, पेरेंट्स को, अभिभावकों को, बच्चों को, टीचरों को समय समय पर पृष्ठ पोषण देना, समय समय पर टिप्पणी देना जिससे बेहतर हो सके सब लोग। फिर बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को सुधारना, फिर टीचर्स को भी मदद करना कि अध्यापक में कहाँ कमी रह जा रही है, कहाँ बदलाव अध्यापक कर सकता है। तो इससे निरंतर मूल्यांकन से पता चलता रहता था। और सबसे बड़ी बात, रोट लर्निंग, रटने से याद करना, उस चीज को खत्म करने की कोशिश की गई। क्योंकि जब छोटे छोटे विषय वस्तु, छोटे छोटे खंडों का मूल्यांकन होता है तो बच्चे आराम से दे देते हैं, तो उनकी रटने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। फिर पाठ्यक्रम संबंधित और पाठ्य से आगामी क्रियाओं सबकी जांच करना, एक व्यापक तरीके से अप्रोच से आगे बढ़ना। क्योंकि हम व्यापक तरीके से बढ़ते हैं तो हमेशा हम सब्जेक्टिव नहीं हो सकते, व्यक्तिनिष्ठ नहीं हो सकते, कभी कभी हम ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच इसमें आ जाता था। डायग्नोस्टिक इन नेचर, डायग्नोस्टिक इन नेचर का मतलब होता है निदानात्मक, यानी कि हम बार बार मूल्यांकन करने से हमें बार बार ये समझ में आता था कि कहाँ पे समस्या है, कहाँ कमी रह जाती है, बच्चे में, विधि प्रविधि में, टीचर में, पाठ्य वस्तु में कहाँ कमी रह जाती है। तो उनको हम पहचानते हैं और फिर उनको हम समाधान भी करते हैं। फिर छात्रों को अपनी जितनी काबिलियत है उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता था, उसको देखने समझने का मौका मिलता था कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मेरे से कहाँ कमी रह जाती है। तो उसको ये एक अवसर प्रदान करता है CCE। और CCE हर एक को एक हर क्षेत्र में विकास करने का, प्रोग्रेस करने का एक मौका, एक अवसर देता है। अब आते हैं CCE के जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं। सबसे ऊपर से शुरू करेंगे कि इसमें दोनों तरीके की जांच हो जाती है। हम लगातार, सतत, समय समय पर दोनों तरह की, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की जांच कर लेते हैं। यानी कि अगर मैंने उसका टेस्ट लिया तो हमने उसका औपचारिक ले लिया, और अगर मैंने उसका बिहेवियर जांचा, उसके तौर तरीके, उसके मैनर्स, शिष्टाचार जांचे, तो वो इनफॉर्मल अनौपचारिक हो गया। क्योंकि हम शिष्टाचार और व्यवहार अनौपचारिक तरीके से देखते हैं, बिना बच्चे को बताए हुए, या बताया भी है तो उसको बच्चे को पता नहीं कि किस चीज को जांच करेंगे टीचर्स। तो दोनों तरीके का है। बच्चे के तीनों एस्पेक्ट जो मैंने बताया, संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक,
तीनों का हम यहाँ पर असेसमेंट कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। इन्वॉल्व्स कंटिन्यूटी, ये लगातार चलता है। पर लगातार चलने का मतलब नहीं कि आज भी ले लिया, फिर परसों भी ले लिया, फिर 2-3 बाद ले लिया, नहीं। पहले खंड कंप्लीट करिए, एक सेक्शन कंप्लीट करिए, या एक इकाई कंप्लीट करिए, या 2 इकाई कंप्लीट करिए, या 2 चैप्टर कंप्लीट करिए, और फिर उसके आधार पर टेस्ट लीजिए। तो पीरियोडिसिटी यानी कि एक निश्चित समय अंतराल पर लेना है। और इसमें दोनों प्रकार के आपको जांच देखने को मिलती है, मूल्यांकन देखने को मिलता है, संरचनात्मक व योगात्मक। और ये हमें बच्चे के, टीचर के, सबके प्रोग्रेस, किस तरह से विकास करें, किस तरह से बढ़ रहे हैं, आगे चल रहा है उनका प्रयास, उसको जानने में सहायता मिलनी चाहिए। और सीसीई की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो हर एक की जो अच्छी चीजें हैं और जो जहां कमी है उन सबको पहचानने में मदद करता है। और सीसी बहुत ही विश्वसनीय, बहुत ही वैध, बहुत ही वस्तुनिष्ठ, बहुत ही अच्छी तरह से जांच करके हमें हर पक्ष की बताता है। और जैसे मैंने बताया कि पाठ्यक्रम संबंधित और पाठ्य से आगामी क्रियाओं संबंधित उसके व्यक्तित्व में क्या उसका असर हो रहा है, उसके व्यक्तित्व में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब का हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो हम सीसी कैसे कर सकते हैं? सीसी करने के लिए या सतत व्यापक मूल्यांकन करने के लिए बहुत सारे हमारे पास जरिए हैं, मीडियम हैं, जैसे कि लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, कक्षा कार्य, गृह कार्य, प्रोजेक्ट कार्य, प्रायोगिक कार्य जो प्रैक्टिकल वर्क होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट हम करा सकते हैं, चित्र बनाना, चित्र जैसे कि ड्राइंग वगैरह का होता है, स्पोर्ट्स, खेल कूद, सांस्कृतिक वगैरह कार्यक्रमों से। फिर जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़ने में उतने अच्छे नहीं हो लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, खेल कूद में इतने अच्छे होते हैं, तो उसी हिसाब से हम उनका मूल्यांकन करते हैं। हेल्थ हाइजीन, सफाई से कैसे, ड्रेस कैसे पहनते हैं, उसमें व्यवहार में क्या उसके झलकता है, किस प्रकार से मैनर्स हैं, टीचरों से कैसे बात करते हैं, किस प्रकार से उनकी अंतःक्रिया कम्युनिकेशन होता है, तो ये सारी चीजें सीसी के अंतर्गत आती हैं। अब इसके लाभ क्या है सीसी के? जैसे हमने बताया, ऊपर से देखेंगे कि हम हर यूनिट का टेस्ट ले पाते हैं, हर इकाई का हम मूल्यांकन कर पाते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस इकाई में कितना अधिगम हुआ है, दूसरी इकाई में, खंड में कितना अधिगम हुआ है। तो हमको क्लियर रहता है कि जैसे जैसे हम सिलेबस में, पाठ्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं, तैसे तैसे बच्चों में, शिक्षकों में कैसे विकास चल रहा है, कैसे प्रोग्रेस चल रही है। तो इस प्रकार से हमें प्रोग्रेस पता चलती है, उसी के आधार पर हम सुधार भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे बच्चों की ज़रूरतें होती हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं, उनको हम पहचान कर उसी तरह से पढ़ा सकते हैं। बच्चों की काबिलियत हमें पता चलती है, उनकी अभिवृत्ति, उनकी मनोवृत्ति, चाइल्ड्स एप्टीट्यूड, कैपेबिलिटीज़, इन सब की हम जांच कर सकते हैं। और हमें ये समझ में आता है कि कौन से एड्स, कौन सी सामग्री, कौन सी विधि, कौन सी प्रविधि, कौन सी तकनीक, कौन सी स्ट्रैटेजी, टेक्निक हम यूज कर सकते हैं, कैसे हम बेहतर इन तरीकों को यूज कर सकते हैं। कई बार हम एड यूज करते हैं बट हम ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो उसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। तो हमें मौका मिलता है सीसीई से कि हम उसमें सुधार लाएं। तो इसमें बहुत सकारात्मकता है, सीसी में बहुत ही सकारात्मक से भरपूर ये एक पद्धति थी, एक मूल्यांकन का तरीका था जो हमेशा प्रोत्साहन देता था, जो लोगों को एनकरेज करता था, रीइंफोर्समेंट करता था। पर बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पद्धति को बंद करना पड़ा। इसमें थोड़ी सी कमियां हैं, जैसे हमने बताया कि सबसे ऊपर से अगर आप देखें तो मोनोटनस मतलब इसमें नीरसता आ जाती है, एक रसता आ जाती है। बच्चे सोचते हैं अरे चैप्टर खत्म होने वाला, अब टेस्ट होगा, चैप्टर खत्म होने वाला, अब टेस्ट होगा, ये इकाई समाप्ति पे तो अब टेस्ट होगा। तो बच्चों को एक आदत सी पड़ जाती है, कई बार बच्चे इसको छोड़ भी देते हैं, टीचर भी इसको एक आदत के तौर पर करती रहती है, ऐसे ही क्वेश्चन बना देती है। तो मतलब एक सही ढंग से मूल्यांकन नहीं हो पाता है। इसमें लोग अपना आदत से मजबूर, कई लोग ऐसे ही ले लेते हैं बिना तैयारी के मूल्यांकन, कई बच्चे बिना तैयारी के टेस्ट दे देते हैं। तो इसमें नुकसान ही है और बहुत ही व्यापक है। व्यापक है मतलब बार बार टेस्ट लेना, बार बार चेक करना, बार बार बच्चों को ग्रेड देना, चढ़ाना, तो बहुत ही व्यापक हो जाता है, बहुत समय खर्च होता है, टाइम कंज्यूमिंग। टीचर्स पे इसका सबसे ज़्यादा बर्डन बढ़ गया था, सबसे ज़्यादा पहले ट्रेनिंग हुई उनको, टीचर्स को वैसे ही बहुत काम होता है, प्राइवेट स्कूलों में तो बहुत ज़्यादा बच्चों पे लोड होता है, टीचर्स पे बहुत लोड होता है, तो टीचर्स उतना नहीं कर पा रहे थे कोप अप, और इसकी वजह से क्या होता है, उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही थी।
जो सीसी का उद्देश्य था, जो सीसी का एम था, वो कहीं सुलझ नहीं पा रहा था, वो कहीं अचीव नहीं हो पा रहा था। तो और दूसरी बात, सीसी अगर किसी कक्षा में 100 बच्चा है, बहुत सारे स्कूलों में 60, 80, 100 बच्चा होता है, तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि एक शिक्षक उन 60, 70, 80 बच्चों के एक एक बच्चे का ग्रेड साल में, सेशन में कई बार करेगी? तो बहुत बड़ी क्लास के लिए तो नहीं सही है। और कई बार जैसे मैंने बताया कि टीचर अपने फेवरेट बच्चे को, अपने बिल्कुल प्यारे बच्चे को ज़्यादा ग्रेड्स दे देती हैं, अच्छे ग्रेड्स दे देती हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। और उसमें कहीं ना कहीं बायसनेस आ जाती है, प्रिजुडिस्ड हो जाती है। जिस बच्चे से टीचर्स नाराज होती हैं तो शायद उसको कम भी दे दें, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो जाती है। और सीसी को कैसे करना है, अगर टीचर को या शिक्षक को ट्रेनिंग नहीं है, जानकारी नहीं है, तो वो ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो आई होप लर्नर्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज CCE. If you want to know or gain knowledge on such topics related to this pattern or something else related to the education field, please like, subscribe and share these videos so that your friends also can help them to gain more and more knowledge. And keep watching and happy learning.